Hello everyone, I hope all of you are doing great. So today's topic is from the subject CPC, that is Civil Procedure Code 1908, और उसमें से हम लेने जा रहे हैं सेक्शन 10, जिसको पॉपुलरली जाना जाता है रेस सब जुडाइस के नाम से. इट इज़ गिवन अंडर पार्ट 1 ऑफ CPC एंड स्प्रेड बिटवीन सेक्शन 9 to 35B, जिसमें से आज हम लेने जा रहे हैं सेक्शन 10, दैट इज़ स्टे ऑफ सूट, जिसको हम बोलते हैं रेस सब जुडाइस भी. एज ऑलवेज पहले इसका बेयर प्रोविज़न में पढ़ूंगी, देयर आफ्टर आई विल एक्सप्लेन यू. सो आई एम होपिंग दैट यू आर कीपिंग बेयर एक्ट रेडी विद यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सेक्शन 10 क्या बोलता है, इसका भी मैं बेयर प्रोविज़न पढ़ती हूँ. नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a suit previously instituted between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same court or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having the jurisdiction or before the Supreme Court. तो इसमें काफ़ी घुमा फिरा के एज ऑलवेज बोला गया है, क्योंकि बेयर प्रोविज़न की जो भाषा है वो कभी भी इतनी ईजी तो होती नहीं है. अब मैं इसको अपनी भाषा में समझाऊंगी. ये बोलता है कि नो कोर्ट टू प्रोसीड विद द ट्रायल. इसका मतलब है कि जो बार दिया गया है वो इंस्टीट्यूशन पे ना देकर ट्रायल पे बार दिया गया है. मीनिंग देयर बाय ये ऐसे सूट के बारे में बताता है जिसका इंस्टीट्यूशन बार नहीं है, उसको डालना बार नहीं है, बट कोर्ट के लिए उनका ट्रायल करना, फर्दर उसमें प्रोसीड करना, वो बार है. तो ये बताता है नो कोर्ट प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट. कोई भी कोर्ट ऐसी सूट की ट्रायल के साथ आगे नहीं बढ़ेगी in which the matter in issue also directly and substantially in issue, जिसमें कि मैटर ऐसा है जो कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, मतलब कि सीधे तौर पर और सब्सटेंशियल तौर पर इशू में है. कहाँ? इन अ सूट प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड, ऐसे किसी सूट में जो कि प्रीवियसली ऑलरेडी इंस्टीट्यूट कर दिया गया है. किनके बीच? बिटवीन सेम पार्टीज़ और बिटवीन पार्टीज़ अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम लिटिगेटिंग अंडर द सेम ट्रायल. तो ये बताता है ऐसे सूट के बारे में कि अगर मान लो आपने कोई सूट किसी सिमिलर या सेम जुरिस्डिक्शन की कोर्ट में डाल दिया है, राइट, और उसका ट्रायल चल रहा है, उसमें कोई मैटर है जो ऑलरेडी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है, वो अभी डिसाइड भी नहीं हुआ, और आप पहुंच जाते हो सिमिलर या सेम जुरिस्डिक्शन के कोर्ट के पास. मान लो मैं JM फर्स्ट क्लास हूँ, मेरे पास कोई मामला आप लेकर आए हो और उस पर अभी मैंने जो है निर्णय नहीं दिया, और एक ही डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है और JM फर्स्ट हो सकते हैं मैजिस्ट्रेट, आप उनकी कोर्ट में चले गए, आपने वही मुद्दा वहाँ पर भी डाल दिया, ठीक है, और आप सेम पार्टीज़ हो, ठीक है, या अंडर सेम टाइटल आप क्लेम कर रहे हो, और उसी मैटर के रिगार्डिंग आप गए हो जिसमें कि मेरी कोर्ट के पास आपका मुद्दा ऑलरेडी पेंडिंग है. तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे. क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्शन 10. जो सामने वाला काउंसिल होगा, ऑपोजिट काउंसिल होगा, वो तुरंत आपके ऊपर जो है क्वेश्चन रेज कर देगा कि ये मैटर तो ऑलरेडी दूसरी कोर्ट में जो है वो इशू में है, या सुओ मोटो भी कोर्ट चाहे, उसको पता लग जाता है कि सिमिलर कोर्ट के पास ऐसा मुद्दा जो है इशू में है, तो वो वहीं पर उसका ट्रायल जो है रोक देगी. इसको इसीलिए हम रेस सब जुडाइस भी बोलते हैं, ठीक है. सब जुडाइस मतलब ऑलरेडी अंडर ट्रायल जो मैटर चल रहा है, रेस का मतलब राइट, ठीक है. और क्या कहता है ये? हाँ, नेक्स्ट इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दी गई है वो दी गई है इसकी एक्सप्लेनेशन में. एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? एक्सप्लेनेशन इसकी बोलती है कि पेंडेंसी इन फॉरेन कोर्ट डज नॉट बार द ट्रायल इन इंडिया. यानी कि इन्होंने ये तो बता दिया कि अगर सिमिलर जुरिस्डिक्शन की कोर्ट इंडिया में कोई मामला चला रही है तो आप सिमिलर जुरिस्डिक्शन की दूसरी कोर्ट के पास जाकर वही मामला नहीं डाल पाएंगे. बट एट द सेम पॉइंट दे आर सेइंग इन एक्सप्लेनेशन 1 कि अगर फॉरेन कोई कोर्ट है, यानी कि आउटसाइड ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कोई कोर्ट है, किसी और गवर्नमेंट ने उसे स्थापित किया है और वहाँ कोई मुद्दा ऑलरेडी चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में वो मुद्दा नहीं डल सकता.
वो मामला, वो मैटर जो है इंडिया में भी उसका ट्रायल चल सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्शन 10। इसके एक्सप्लेनेशन में इन्होंने खुद बोल दिया कि फॉरेन कोर्ट में अगर कोई मामला पेंडिंग है तो इंडिया की कोर्ट के पास भी जुरिस्डिक्शन एट द सेम टाइम एग्जिस्ट करेगा उस मामले का ट्रायल करने के लिए। तो ये काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। आई रियली होप आपको समझ आया हो। हाँ, इसमें एक पॉइंट और नोट करने का है जो मैंने बुक्स में से रीड आउट करके निकाला है, वो ये है कि सेम सब्जेक्ट मैटर एंड कॉज ऑफ एक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 10। तो ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि बिल्कुल सेम सब्जेक्ट मैटर हो या सेम कॉज ऑफ एक्शन हो, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 10। मीनिंग देयर बाय कि कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि आप घुमा फिरा के वही मुद्दा जो है सेम मुद्दा जो कोर्ट में डाल दो, बट उसके लिए इन्होंने बार नहीं कराया कि बोलते हैं कि अगर हमें पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि मामला वही सेम है, आपने केवल डिफरेंट लैंग्वेज में कह दिया है, तो भी सेक्शन 10 जो है अप्लाई होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट रेस सब्जुडाइज सेक्शन 10। आई रियली होप आपको समझ आ पाया हो ये प्रोविज़न। प्लीज़ नोट्स बनाएं। आई रिक्वेस्ट यू इन एवरी IGTV के नोट्स बनाओ, क्योंकि अपने नोट्स से ही ज़्यादा समझ आ पाता है। आई रियली होप यू विल यूज़ इट इन योर फ्यूचर एग्जामिनेशन एंड आई विश यू लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू।